क्या मध्य पूर्व में फिर जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या फारस की खाड़ी में मंडराते युद्ध पोत आने वाले बड़े तूफान का संकेत है? और क्या दुनिया एक बार फिर अमेरिका और ईरान की टक्कर की कीमत चुकाने वाली है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सबसे जोरदार हमला करेगा। उनके इस बयान के बाद तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी तेज नजर आ रही है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो जवाब बेहद खतरनाक होगा। यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि यह लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हॉर्मुज जलजमरूम मध्य पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी संघर्ष हो चुका है। 39 दिनों तक चल रही जंग के बाद भले ही युद्ध विराम हुआ हो, लेकिन हालात अब भी बारूद के ढेर जैसे बने हुए हैं। ट्रंप की नई धमकी ने यह साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व में शांति अभी भी बेहद कमजोर धागे से बंधी हुई है। यानी कि अगर देखा जाए तो स्थिति काफी जटिल बनी हुई। आइए जान लेते हैं आखिर क्या कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। दरअसल मध्य पूर्व की हवा इन दिनों सिर्फ गर्म नहीं बल्कि बारूद की गंध से भरी हुई महसूस हो रही है। फारस की खाड़ी के ऊपर लगातार उड़ते लड़ाकू विमान, समुद्र में चक्कर लगाते अमेरिकी युद्धपोत, हॉर्मुज जलजमरूम मध्य के आसपास बढ़ती सैन्य हलचल और तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक तेज होती बयानबाजी ये साफ बता रही है कि दुनिया एक बार फिर एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। इस पूरे तनाव के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एक बार फिर ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सबसे जोरदार हमला करेगा। यानी कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उस चेतावनी की तरह भी देखा जा रहा है जो कभी भी मिसाइलों और बमों में बदल सकती है। यानी कि दुनिया समझ रही है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति सख्त कदम की बात करता है तो उसके पीछे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य मशीनरी खड़ी होती है। और यही वजह है कि ट्रंप की इस चेतावनी ने पूरे पश्चिम एशिया में बेचैनी बढ़ा दी है। अगर पिछले 20 वर्षों का इतिहास उठाकर देखा जाए तो अमेरिका की विदेश नीति का एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले किसी देश को दुनिया के लिए खतरा बताया जाता है, फिर उस पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव डाला जाता है, उसके बाद बातचीत की बात होती है और आखिर में अगर सामने वाला देश अमेरिकी शर्तों के सामने झुकता नहीं तो वैश्विक सुरक्षा और लोकतंत्र के नाम पर सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाती है। इराक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां विनाशकारी हथियारों के नाम पर हमला किया गया, लेकिन बाद में ऐसे हथियार मिले ही नहीं। यानी कि अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म करने के नाम पर 20 साल तक युद्ध चला, हजारों लोग मारे गए और अंत में अमेरिका को वापस लौटना पड़ा। यानी कि लीबिया में लोकतंत्र का वादा किया गया, लेकिन आज तक वहां स्थिरता नहीं लौट पाई। यही वजह कि जब ट्रंप ईरान को धमकी देता है या देते हैं तो दुनिया के कई हिस्सों में लोग इसे शांति की कोशिश नहीं बल्कि ताकत के घमंड के रूप में देखते हैं। लोग तंज कसते हैं कि अमेरिका जहां जहां शांति लेकर गया वहां पहले शहर चले। यानी कि अगर देखा जाए तो जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की बात की है वहां पर शहर जलाए गए, फिर सरकारें टूटी और आखिर में सिर्फ मलबा बचा। यानी कि ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और उन्हें उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा। लेकिन इसी बयान में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर पीछे नहीं हटा तो अमेरिका बेहद सख्त सैन्य कदम उठाएगा। यानी एक तरफ बातचीत की मेज सजाई जा रही है और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी जारी है। यही अमेरिका की वो दोहरी नीति है जिस पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। दुनिया के सामने शांति की बात करना और पर्दे के पीछे युद्ध की तैयारी करना अब वॉशिंगटन की पहचान बनता जा रहा है।
ट्रंप की भाषा में अब कूटनीति कम और ताकत का प्रदर्शन ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ये संदेश देना चाहता हो कि या तो उसकी शर्तें मान लो या फिर तबाही के लिए तैयार रहो। यही वजह है कि मध्य पूर्व के कई देश अब इस पूरे संकट को बेहद खतरनाक नजर से देख रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी और कहा कि 2-3 दिन का समय है, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो फाइनल तबाही होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 40 दिन की लड़ाई, 42 दिन के सीज़फायर में डोनाल्ड ट्रंप जब कुछ नहीं कर पाए तो अमेरिका 2 से 3 दिन में ईरान का क्या बिगाड़ लेगा। जाहिर सी बात है, ट्रंप गीदड़ भभकी दे रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को धमकाने की कोशिश की कि मान जाओ नहीं तो 3 दिन में बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें लगातार कर रहे हैं। पूरी दुनिया को लगा था कि ईरान का युद्ध अब दूसरे फेज में जा रहा है, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने छठी बार यू टर्न लेते हुए सीज़फायर को एक्सटेंड करने का फैसला किया। जाहिर सी बात है, अमेरिका इस युद्ध में बैकफुट पर है और उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 80 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए हमलों के बाद नाजुक सीज़फायर चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी बंद है। वो भी तब जब ट्रंप कई बार यह ऐलान कर चुके हैं कि वो जीत चुके हैं, अमेरिका जीत चुका है और अमेरिका ने अपने सारे विकल्प यहां पर हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को घुटनों पर लाने की धमकी दी है और कहा कि 2-3 दिन का वक्त है, वरना बहुत बड़ा हमला करेंगे। इससे पहले भी इस तरह के अल्टीमेटम ट्रंप देते रहे और बार बार वक्त बढ़ाते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि जब 80 से ज्यादा दिन में अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो आगे 2-3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या कर देंगे कि अमेरिका के सामने ईरान घुटनों पर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर संभव दांव आजमा लिया है, साम दाम दंड भेद करके देख लिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ नहीं। कहते हैं ट्रंप प्रशासन ने हाल में हमले की योजना बनाई थी, लेकिन 18 मई को कतर, सऊदी अरब और यूएई के नेताओं के अनुरोध पर इसे टाल दिया। ट्रंप ने कहा गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन साथ यह भी कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो संपूर्ण विनाश होगा। यह बात और है कि ट्रंप की बातों पर तीनों देशों ने साफ तौर पर कहा कि ईरान पर हमले रोकने के लिए हमने कुछ भी ट्रंप को नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप कोई पहली बार ये बातें कर रहे हों, वो पहले भी हमले की डेडलाइन बढ़ा चुके हैं। उन्होंने मार्च में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अप्रैल में 10 दिन और फिर 2 हफ्ते का सीज़फायर किया। बाद में अस्थायी तौर पर सीज़फायर को बढ़ाया गया। पिछले 2 दिनों से ट्रंप ऐसा माहौल बना रहे थे कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बने कि ये गीदड़ भभकी साबित हुई। ईरान अपनी संसद में ये कह रहा है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप को मारेगा वो उसे इनाम देगा, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। तो आगे ट्रंप की प्लानिंग क्या हो सकती है, ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है, 2 दिन में क्या कर सकते हैं ट्रंप, इसका अंदाजा लगाते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को अंतिम प्रस्ताव भेजेगा अमेरिका। इसमें यूरेनियम संवर्धन पर समर्पण की बात होगी, होर्मुज खोलने की बात होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम की सीमित सुविधाओं पर प्रस्ताव, क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों से ईरान को दूरी बनाने की बात कही जाएगी। ईरान का जवाब नहीं आया तो अमेरिका इजराइल मिलकर जॉइंट अटैक कर सकते हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान के बाकी बचे सैन्य ठिकाने शामिल हैं। ईरान की तेल सुविधाएं, ब्रिज, पावर प्लांट्स पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी पेच है। हमले पर पेच इसलिए है कि वॉर पावर्स एक्ट जो अमेरिका में, जिसे किसी भी देश पर हमले के 60 दिन के अंदर यूएस सीनेट से मंजूरी जरूरी होती है, वो प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ चला गया है। इसकी डिटेल मैं आपको अगली खबर में दूंगा। इसलिए अब हमले वाला विकल्प भी खत्म होता जा रहा है। ट्रंप अब ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए उन्हें अपने संसद की मंजूरी चाहिए होगी। तो क्या ट्रंप धमकाकर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ट्रंप की धमकी वाली पॉलिसी हमेशा से रही है। पहले वो धमकाते हैं, प्रेशर डालते हैं और बाद में पलट जाते हैं। और अगर ट्रंप की रणनीति की बात की जाए तो ट्रंप की धमकी को डिप्लोमेसी का हथियार माना जाता है। ईरान ने भी इस बार साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं। यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान जमीन पर हमला हुआ, यानी कि ईरानी जमीन पर हमला हुआ, तो जवाब ऐसा होगा जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा।
ईरान का दावा है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य क्षमता को काफी मजबूत किया। मिसाइल तकनीक, ड्रोन सिस्टम और समुद्री सुरक्षा को लेकर तेहरान लगातार अपने रक्षा ढांचों को मजबूत करता रहा है। ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो इराक या लीबिया नहीं है जिसे आसानी से डराया जा सके। वहां की सरकार लगातार अपनी जनता के सामने ये छवि बना रही है कि ये सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की लड़ाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई है। यही वजह है कि ईरान के भीतर राष्ट्रवादी भावना पहले से ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। फारस की खाड़ी और खासकर हॉर्मुज जलजमरूम मध्य इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा बन चुका है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध छिड़ा या समुद्री रास्ता बाधित हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि खाने पीने की चीजों से लेकर परिवहन और उद्योग तक हर क्षेत्र प्रभावित होगा। यानी अमेरिका और ईरान की लड़ाई सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकती है। यही कारण है कि चीन, रूस, यूरोप और खाड़ी देश सभी इस तनाव को बेहद चिंता से देख रही हैं। उन्हें डर है कि अगर हॉर्मुज में हालात बिगड़े तो वैश्विक बाजारों में ऐसा भूचाल आएगा जिसे संभालना आसान नहीं होगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य हमले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद शुरू हुई लड़ाई ने यानी कि अगर देखा जाए तो 39 दिनों तक पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक दिया। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक और लगातार बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने हालात को इतना खतरनाक बना दिया था कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का डर सताने लगा। कई शहरों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई, तेल प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा, हजारों लोग विस्थापित हुए और वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता देखने को मिली। आखिरकार 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम हुआ, लेकिन यह सीज फायर ऐसा था जिसे चलते अंगारों पर राख डाल दी गई हो। ऊपर से शांति जरूर दिखाई दी मगर भीतर तनाव लगातार सुलगता रहा। युद्ध विराम के बाद बातचीत शुरू हुई लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। अमेरिका चाहता है कि ईरान बिना किसी शर्त के अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करे, आर्थिक प्रतिबंध हटाए और उसकी संप्रभुता को स्वीकार करे। खासकर हॉर्मुज जलजमरूम मध्य पर ईरान का रुख बेहद सख्त है। तेहरान इसे अपनी राजनीतिक और रणनीतिक ताकत का सबसे बड़ा हथियार मानता है और वो इसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देना चाहता। यही वजह है कि बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद भरोसे की कमी लगातार बनी हुई है। कैमरे के सामने शांति की बातें जरूर हो रही हैं लेकिन जमीन पर तैयारियां युद्ध जैसी ही नजर आ रही हैं। ट्रंप की धमकियों के पीछे घरेलू राजनीति का पहलू भी काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और ट्रंप खुद को मजबूत नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मानता है, यानी कि अगर देखा जाए तो उनके जो समर्थक हैं उनका एक बड़ा वर्ग मना हुआ है कि अमेरिका को दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। ऐसे में ईरान के खिलाफ आक्रामक बयान ट्रंप की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना बेहद खतरनाक खेल है, क्योंकि जब महाशक्तियां अपनी घरेलू राजनीति के लिए सैन्य तनाव का इस्तेमाल करती हैं तब उसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू करने वाले नेता सुरक्षित कमरों में रहते हैं लेकिन बमों के नीचे मरने वाले आम नागरिक होते हैं। ईरान के भीतर भी माहौल तेजी से बदल रहा है। वहां की सरकार लगातार जनता को यह संदेश दे रही है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तेहरान का आरोप है कि वॉशिंगटन हमेशा पहले हमला फिर बातचीत की नीति अपनाता है। यही वजह है कि ईरान के कट्टरपंथी गुट किसी भी समझौते को संदेह की नजर से देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ईरान इस बार झुका तो भविष्य में अमेरिका और ज्यादा दबाव बनाएगी, इसलिए वहां प्रतिरोध की राजनीति लगातार मजबूत हो रही है। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि ईरानी मीडिया और राजनीतिक मंचों पर राष्ट्रवाद और प्रतिरोध की भाषा पहले से ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। इस पूरे संकट में इजराइल की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल अक्सर इस मुद्दे पर एक सुर में दिखाई देते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि पश्चिम एशिया की राजनीति में अमेरिका कई बार
इजराइल के हितों को प्राथमिकता देता है और इसी कारण इलाके में तनाव लगातार बढ़ता चला जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध दोबारा भड़का तो इजराइल की भूमिका और ज्यादा सक्रिय हो सकती है। इससे संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है और पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में धकेला जा सकता है। यानी कि रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। दोनों देश खुलकर ईरान के साथ तो नहीं खड़े दिखते, लेकिन अमेरिका की आक्रामक नीति की आलोचना जरूर कर रहे हैं। चीन के लिए ईरान ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, जबकि रूस अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने का मौका देखता है। यानी ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक ताकतों की नई शतरंज बन चुका है। अगर हालात और बिगड़े तो दुनिया एक नए भू राजनीतिक विभाजन की तरफ बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया एक और बड़े युद्ध को झेलने की स्थिति में है। यूक्रेन युद्ध पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल चुका है। महंगाई, ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन की समस्याओं ने कई देशों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अगर मध्य पूर्व में नया युद्ध शुरू हुआ तो हालात और भयावह हो सकते हैं। तेल बाजार में उथल पुथल होगी, वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा और कई देशों में आर्थिक संकट गहरा सकता है। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक संतुलन को हिलाकर रख देने वाला तूफान साबित हो सकता है। आम लोगों के लिए ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम नागरिक उठाते हैं। जिन शहरों में मिसाइलें गिरती हैं, वहां सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं, अस्पताल तबाह होते हैं और बच्चे डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं के लिए ये अक्सर रणनीति का और देखा जाए तो रणनीति और ताकत का खेल बनकर रह जाता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि फैसले कुछ लोग लेते हैं और उसकी कीमत लाखों मासूम चुकाते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हुई है। अगर बातचीत सफल हुई तो शायद मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध से बच जाए, लेकिन अगर धमकियां और जवाबी चेतावनियों का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये पूरी दुनिया की शांति, अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। फारस की खाड़ी के ऊपर सभी सन्नाटा अगर देखा जाए तो अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ये वही सन्नाटा है जो बड़े तूफान से पहले आता है। समुद्र शांत दिखता है, मगर उसके भीतर लहरें लगातार टकरा रही होती है। अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाहता है, ईरान अपनी संप्रभुता बचाना चाहता है और दुनिया इन दोनों के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीति जीतती है या फिर बारूद की भाषा दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देती है। तो क्या दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला लाखों जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है? क्या ट्रंप की ये धमकी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर मध्य पूर्व में शुरू होने वाले किसी नए युद्ध का ट्रेलर? क्योंकि जिस तरह फारस की खाड़ी में सैन्य हलचल बढ़ रही है, जिस तरह अमेरिका और ईरान दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। हॉर्मुज़ जलजमरूम मध्य पर बढ़ता तनाव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। अगर यहाँ हालात बिगड़े तो असर तेल की कीमतों से लेकर आम आदमी की जेब तक महसूस होगा। और सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये टकराव सीमित संघर्ष से निकलकर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में न ले ले। फिलहाल फारस की खाड़ी के ऊपर सन्नाटा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वही सन्नाटा है जो अक्सर बड़े तूफान से पहले आता है। समुद्र शांत है, मगर उसके भीतर लहरें लगातार टकरा रही हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीति जीतती है या फिर बारूद की भाषा दुनिया को एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ धकेल देती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका पीछे हटने वाला है या फिर ईरान, या फिर दोनों ही देश भिड़ने वाले? इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।